हेलो स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें हम 12th क्लास के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि आपने 11th क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे आने वाले नहीं हैं, और जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे हम उनको बारी बारी से देख लेंगे। और सबसे पहले कि हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि 12th क्लास के अंदर बेसिकली क्या रहता है। 11th क्लास में आपने 11th क्लास और 12th क्लास दोनों को मिला के जो फिजिक्स बनती है उसको हम बोलते हैं बेसिक फिजिक्स। ये फंडामेंटल फिजिक्स के अंतर्गत आती है। मीन्स जो भी फिजिक्स, जितनी भी फिजिक्स अब तक डेवलप की गई है वो सारा यहाँ से ही बेस स्टार्ट होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का भाग पहला। जिस फर्स्ट भाग में हम फर्स्ट यूनिट लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की लिखना क्या है वो हम बताते जाएंगे। अपने नोटबुक में क्या क्या लिखना है, तो आप इतना जल्दबाजी ना करें कि हम बोलें और आप लिख लें। हम एक रफ तरीके से भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत अपने यहाँ पे दो चैप्टर हैं। पहले हम देख लेते हैं कि स्थिर वैद्युत की है क्या। स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत अपने पास, इसमें जैसे नाम से जाहिर है, एक स्थिर है। स्थिर और वैद्युत की मतलब एक आवेश है। तो यहाँ पे हम उस भौतिक विज्ञान की उस शाखा का अध्ययन करेंगे जिसमें स्थिर आवेश के गुणधर्मों के बारे में बताया जाएगा। गुणधर्म हो गए उसके, स्थिर आवेश के कारण जो भी अन्योन्य क्रियाएं होंगी, जो भी चारों ओर स्थिर आवेश हैं उनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं होंगी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपने यहाँ पे अपनी 12th क्लास में दो चैप्टर हैं मेनली स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड। पहला चैप्टर है अपना वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और चैप्टर नंबर 2 है, ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं। पढ़ने के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बढ़िया चैप्टर हैं। और दूसरा है वैद्युत विभव तथा धारिता। तो अपने 12th फिजिक्स में दो चैप्टर हैं स्थिर वैद्युतिकी के। एक तो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है वैद्युत विभव तथा धारिता। अभी ये नए नए नाम आ रहे होंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो हड़बड़ाएं नहीं। एक एक टॉपिक को हम डिटेल से लेंगे और उनके बारे में समझेंगे। जैसे स्थिर वैद्युत की, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, मैंने पहले बताया कि स्थिर मतलब स्थिर अवस्था में है। वैद्युत की मतलब कोई आवेश, उसकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, उसको हम स्थिर वैद्युत की कहते हैं। इसके लिए अब हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम अपने चैप्टर की हेडिंग और सब कुछ लिख लेते हैं। अब प्रॉपर आप लिख सकते हो। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज चैप्टर 1। चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप अपने नोटबुक की फर्स्ट पेज पे आप ये हेडिंग डाल सकते हो। अब इसमें हम बारी बारी से क्या क्या डेफिनेशंस हैं, पॉइंट्स हैं समझने के, वो हैं। हम एक तो रफ टाइप से भी करेंगे, और जब हम प्रॉपर लिखना स्टार्ट करें तो आप उसको नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट हेडिंग डालें स्थिर वैद्युत की। मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे अपने स्टार्ट कर दें स्थिर वैद्युत की। तो इसमें लिखिए, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
जिसमें या जिसके अंतर्गत, जिसमें, इसको थोड़ा सा, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके चारों ओर, उसके चारों ओर उपस्थित, उपस्थित अन्य स्थिर आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं, होने वाली अन्योन्य, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके चारों ओर उपस्थित अन्य स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन। जैसे यहाँ पे स्थिर आवेश है और एक अन्य आवेश यहाँ है, तो इसके मध्य, इनके मध्य होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, वो कौन सी भौतिक विज्ञान होती है? स्थिर वैद्युतिकी। हमने यहाँ पे एक नाम बार बार लिया है और वो क्या है? स्थिर आवेश। हमने ये स्थिर आवेश वाला नाम बार बार लिया है। तो होता क्या है? जो स्थिर आवेश होता है उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उत्पन्न क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसलिए हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी। क्यों? हमें कौन से क्षेत्र का अध्ययन करना है अभी फिलहाल? वैद्युत क्षेत्र का। और वो किस कारण से जनरेट हो रहा है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? ये क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है स्थिर आवेश के कारण। अब एक सवाल उठता है कि अगर आवेश स्थिर ना हो, गतिशील अवस्था में आ जाए, तो क्या होगा? क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या फिर कोई और क्षेत्र भी उत्पन्न होगा? तो जब स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र। जबकि गतिशील आवेश, जबकि गतिशील आवेश के चारों ओर, चारों ओर मतलब चारों ओर, चारों तरफ, चारों ओर विद्युत, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों उत्पन्न होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि आपके एवरेज वाले और एक एक नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो, स्थिर आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। और जब आवेश गतिशील अवस्था में है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, उसके साथ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र और जुड़ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि गतिशील आवेश के कारण कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों।
या फिर इनमें से कोई नहीं। ये लास्ट अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक और एक्स्ट्रा होता है कि बहुत हाई लेवल की बात है कि अगर आवेश गतिशील अवस्था में है और वो किस अवस्था में, त्वरित अवस्था में। देखो एक तो स्थिर अवस्था में है, एक आवेश स्थिर अवस्था में, और एक आवेश नियत वेग से गतिशील कर रहा है। अपना कोई भी आवेश q है वो नियत वेग से गतिशील है। लेकिन अगर उसी आवेश को हम क्या है त्वरित गति करा देते हैं। कैसे त्वरित? जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, त्वरित मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव जो आ रहा है उसके वेग में, वो बहुत बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है या फिर घटते हुए क्रम में आ रहा है। तब कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो इस कंडीशन में विकिरण उत्पन्न होती है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ये आपका एक सेकंड पार्ट में एक चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उनमें आएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्वरित गतिशील आवेश, त्वरित गतिशील आवेश के कारण विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो हमने तीनों कंडीशन देख ली। तीनों कंडीशन कौन कौन सी देख ली? एक तो हमने ये देख लिया कि आवेश जब स्थिर अवस्था में है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? तब तो वो ओनली विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। और जब आवेश गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र भी कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहा है। और जब आवेश त्वरित गतिशील अवस्था में, त्वरित मतलब स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, एक नियत वेग से गतिशील नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? क्षेत्र विद्युत भी होगा, चुंबकीय भी होगा, और वो विकिरण भी उत्पन्न करेगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण में दोनों क्षेत्र भी आएंगे और विकिरण भी आएंगे। तक हमने देख लिया कि स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, और गतिशील आवेश है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और त्वरित गतिशील आवेश है तो विद्युत चुंबकीय और विकिरण तीनों उत्पन्न करता है। वैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो हैं ये त्वरित गतिशील आवेशों के कारण प्राप्त होती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग डालें घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत। बेसिकली अब तक हमने देखा कि स्थिर आवेश है, गतिशील आवेश है, त्वरित आवेश है। पर आवेश है क्या चीज? अब तक हम ये नहीं समझ पाए कि आवेश क्या है। आवेश है क्या चीज? हमने जब 10th क्लास में पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह की दर के कारण क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। आवेश प्रवाह की दर के कारण क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो आवेश गतिशील अवस्था में जब तार में होके जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या प्राप्त हुआ था वहां पे? करंट। यहाँ पे एक आवेश स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में तो नहीं है, स्थिर अवस्था में है, तो वो कैसे दूसरे आ, जो स्थिर अवस्था में उनके साथ कैसे अन्योन्य क्रिया करेगा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये आवेश होता कैसे है, आता कैसे है, कहाँ से आया, और कैसे उत्पन्न कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखो अपने पास कोई भी वस्तु है, ये कोई भी वस्तु है, इसका मैं एक नाम दे रहा हूँ विलगित वस्तु। विलगित वस्तु, विलगित वस्तु होती है कि इस पर जो धनावेश होगा, इस पर जो धनावेश होगा पॉजिटिव, उतना ही ये ऋण आवेश होगा। तो इसका मतलब इस पर कोई नेट, नेट मतलब परिणामी, कोई परिणामी आवेश देखा जाए तो कितना होगा? ये धनावेश इस आवेश को क्या कर देगा?
कैंसिल कर देगा इसके प्रभाव को, तो आवेश, नेट आवेश कितना होगा? शून्य। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? ऐसी वस्तुओं को विलगित वस्तु कहा जाएगा आवेश की दृष्टि से। केमिस्ट्री में बहुत तरीके से विलगित वस्तु अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पे विलगित वस्तु का मतलब क्या ले रहे हैं हम, कि उसमें जितना धनावेश है उतना ही उसमें ऋणावेश है, तो परिणामी आवेश कितना हो गया? परिणामी आवेश हो गया अपना 0। तो हम सबसे पहले, अब ऐसे ही कोई दो विलगित वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु और एक ये वस्तु, इन दोनों को आपस में अगर घर्षण कराया जाए, आपस में घर्षण कराया जाए, तो घर्षण कराने से इन दोनों में एक पर तो धनावेश आएगा और एक पर ऋणावेश। इसका मतलब घर्षण के उपरांत इसमें आवेश का एक स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, मतलब ये आवेशित हो जाती हैं, एक धनावेश हो जाएगी, एक ऋणावेश। अब ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि ये वस्तु धनावेश होना है या इसको ऋणावेश होना है, इसको ऋणावेश होना है या फिर इधर वाली वस्तु को धनावेश। ये प्रकृति पे, उसकी वस्तु की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो आवेश जो हम स्थानांतरण हो रहा है और इसके विद्युत में होने को ही क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि विलगित वस्तु मतलब जिसपे धनावेश भी और ऋणावेश दोनों कितने हैं? बराबर। तो नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसी अगर दो विलगित वस्तुओं को घर्षित किया जाए, घर्षण किया जाए उनके बीच, तो उनके भी मध्य में घर्षण से क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है, और इस स्थानांतरण के कारण वो वस्तुएं कैसे हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। वो वस्तुएं कैसे हो जाएंगी? आवेशित, एक धनावेशित हो जाएगी और एक ऋणावेशित। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट करें। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विलगित वस्तुओं में विलगित वस्तुओं में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा, धनावेश व ऋणावेश की समान मात्रा होती है, समान मात्रा होती है, समान मात्रा होती है यदि दो विलगित वस्तुओं को, यदि दो विलगित वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है, तो घर्षित किया जाता है तो उनके मध्य आवेश का, उनके मध्य आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। स्थानांतरण, उनके मध्य आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके कारण वस्तुएं आवेशित, वस्तुएं कैसे हो जाती हैं? आवेशित, आवेशित कह दें, या हम क्या कहते हैं इसको? विद्युत में आवेशित
या विद्युत में हो जाती हैं। तो देखो, एक बिल्कुल छोटी सी लाइन से हम पूरे इसकी सारांश में लिख देंगे। घर्षण द्वारा घर्षण द्वारा वस्तुओं के घर्षण द्वारा वस्तुओं के विद्युत में का मतलब आवेशित होना। विद्युत में होने की प्रक्रिया को होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत कहा जाता है। कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि जब दो विलगित वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, परस्पर घर्षण, उनके मध्य क्या करा रहे हैं, परस्पर घर्षण करा रहे हैं। ये दो वस्तुएं हैं, इसके और इसके ए, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। इन दोनों के मध्य क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। तो घर्षण से क्या होगा, इन दोनों वस्तुओं के मध्य में आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का आपस में स्थानांतरण होगा, तो एक वस्तु पे धनावेश आ जाएगा और एक पे ऋण आवेश। कहने का मतलब ये क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। ये वस्तु कैसे हो जाएंगी, आवेशित। आवेशित कह दें या विद्युत में कह दें, बात एक ही है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, घर्षण विद्युत कहा जाता है। अब यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं का एग्जाम्पल है कि नहीं हमारे सामने। तो इनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसके डालो यहाँ पे उदाहरण। यहाँ पे लिखो उदाहरण। एक तो होता है कांच की छड़। कांच की छड़। एक और हल्का सा उदाहरण में अपने वास्तविक जीवन से रिलेटेड देता हूँ कि आपने कंघी की होगी कभी बालों में, सूखे बालों में करना। कैसे बालों में, सूखे बालों में। तो कंघी करने के बाद में उसको क्या करना कि कंघी करना, थोड़ा सा बालों के साथ कंघी को लेके जाना, और जैसे कंघी करने के बाद में उसको छोटे छोटे कागज के पास में कंघी को लेके जाते हो, तो वो चिपकना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो उस नीचे कागज के टुकड़े को वो आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कैसे कर रहा है, ऐसे तो है नहीं कि वो खुद से पकड़ के लेके आ रहा है। कुछ कंघी यहाँ पे है और कागज का टुकड़ा दूर है, फिर भी वो उसको खींच ले रहा है। तो ये आवेश के कारण ही हुआ है। एक पे धनावेश आ गया, वो नीचे वाले कागज के टुकड़े को, विपरीत आवेश वाले को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये विद्युत बल है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे हम जांच कर सकते हैं कि इस पे आवेश आया कि नहीं आया। कि आकर्षण हुआ है तो मतलब उस पे कुछ ना कुछ आवेश आया है। तो एक कांच की छड़, और हम कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ें, रेशम के कपड़े से घर्षण करें, घर्षण करें तो ध्यान देना किस किस को कर रहे हैं। और ये एक एग्जांपल याद रखना है, कांच की छड़ लिया है और एक रेशम के कपड़ा। रेशम के कपड़े से घर्षण करें तो कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर धनावेश, कांच की छड़ पर धनावेश आएगा, तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आता है। ऋणावेश आता है। तो अपने पास एक एग्जांपल हो गया कि कांच की छड़ है, कांच की छड़ ले ली, और रेशम का कपड़ा अपना जो भी होता है वो ले लिया, उस पे हम तेज तेज से घर्षण कराएं, और कांच की छड़ पे क्या आएगा, धनावेश आ जाएगा, और रेशम पे ऋणावेश आ जाएगा। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, एक एवोनॉइट की छड़ होती है। एवोनाइट, एवोनाइट की छड़ होती है एक।
एवोनाइट की छड़ को हम किससे घर्षण कराएं? एवोनाइट की छड़ को हम किससे घर्षण कराएं? कि छड़ को बिल्ली की खाल से। अब बोलोगे सर ये बिल्ली की खाल क्यों लेके आए? बिल्ली की खाल से। खाल मतलब चमड़ी। अब बिल्ली की खाल मतलब देखो हमने पहले कांच की छड़ ली, यहाँ पे एबेनॉइट की छड़ है, तो कोई एक विशेष कारण होगा कि छड़ को हम किससे कर रहे हैं? बिल्ली की खाल से घर्षण करा रहे हैं। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। तो बिल्ली की खाल से घर्षण कराएं तो घर्षण करें तो एबेनॉइट की छड़ पर कौन सा आवेश आना चाहिए बताओ? एबेनॉइट की छड़ पर। अब देखो ऊपर देखो धनावेश आया कांच की छड़ पर, पर यहाँ पे धनावेश नहीं आ रहा, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश आता है। ऋणावेश, ऋणात्मक, ऋणात्मक लिख दूं या ऋणावेश आता है? ऋणावेश तथा बिल्ली की खाल पे धनावेश। बिल्ली की खाल पर धनावेश, धनावेश आता है। देखो इसीलिए हमने ये विचित्र एग्जांपल लिया बिल्ली की खाल वाला। क्यों? बिल्ली की खाल पे क्या आ रहा है? धनावेश, और एबोनेट की छड़ पे ऋणावेश आ गया। जो कि ऊपर क्या था? कांच की छड़ पे क्या आ रहा था? धनावेश, और रेशम के कपड़े पे ऋणावेश। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। कभी सर्दियों के टाइम पे अपन जब रजाई ओढ़ते हैं तो उसके अंदर तेज तेज से हाथ को रगड़ना ऐसे अंदर की साइड, तो तुम्हें चिंगारी दिखाई देगी। चिंगारी, चिंगारी मतलब आंच नहीं दिखाई देगी, वो आवेश की एक छोटी सी अल्प चिंगारी टाइप से दिखाई देगी, कभी देखना सर्दियों के टाइम पे। अब इनका सुझाव कहाँ से आया कि इस खाल को, इस छड़ को इस बिल्ली से रगड़ें, बिल्ली की खाल से कपड़े से रगड़ें? ये रगड़ने का जो सुझाव है, ये सुझाव दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये घर्षण का जो सुझाव दिया था, घर्षण का जो सुझाव दिया था, ये दिया था बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उन्होंने बोला था कि जब हम दो वस्तुओं को घर्षित करते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश चला जाता है। एक पे धनावेश आ सकता है, एक पे ऋणावेश आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये और हो सकता है कि एक पे ज्यादा मात्रा में धनावेश है तो उससे थोड़ा सा इधर से धनावेश इधर ट्रांसफर हो सकता है। तो एक धनावेश जब इधर ज्यादा हो गया तो दूसरे पे ऑटोमेटिक ऋणावेश हो जाएगा। अब आवेश का स्थानांतरण किस कारण से होता है? ये थोड़ा सा हाई लेवल के पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हो। तो आवेश का स्थानांतरण, इसमें नोट डाल के लिखना। आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण तंत्र की तापीय ऊर्जा, तंत्र की तापीय ऊर्जा में वृद्धि के कारण होता है। तापीय ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि के कारण होता है। अब बोलोगे सर कैसे? कभी दोनों हाथों को रगड़ा है? आवेश का स्थानांतरण तंत्र की तापीय ऊर्जा में वृद्धि, तापीय ऊर्जा मतलब गर्म होता है। कभी दोनों हाथों को रगड़ना, दोनों हाथ आपस में कैसे हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। उसका कारण क्या है? उसमें ताप बढ़ने से उसकी ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण आवेश का स्थानांतरण, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आवेश एक एक से दूसरे में चला जाएगा। तो किस कारण से होता है? तापीय ऊर्जा में वृद्धि के कारण। तो ये चीजें थोड़ा सा हाई लेवल की हैं, और आप इनको ध्यान से रखेंगे तो अच्छा रहेगा, सारे टॉपिक आगे के वो अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम आगे देखते हैं। जो भी हमने आवेश पढ़े हैं
धनावेश ऋणावेश क्या हुआ, इनके मध्य क्या क्या है, इसके हम आप देखते हैं गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। अब इसमें अगली हेडिंग डालिए, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म। आप अपने हिसाब से पेन का सिलेक्शन कर लेना, किस पेन से लिख रहे हो। मैं यहाँ पे एक ही पेन से लिख रहा हूँ। आवेशों के गुणधर्म। तो पहला, आवेश, प्रकृति में आवेश दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति में, या फिर हम सीधा ही लिख लेते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट, पहला कौन सा, देखो इतनी बार बोला है, इस वस्तु पे धनावेश, इस पे ऋणावेश, ऐसे बोला है। तो पहला तो होता है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। दूसरा ऋणात्मक आवेश। दूसरा हो जाएगा अपना ऋणात्मक आवेश। इसका दूसरा गुणधर्म, दो ही आवेश बताए मैंने, एक तो धनावेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब अब इसके गुणधर्म क्या है। अब अगर हम दो धनावेश धनावेश आवेशों को लेके आए, धनावेश धनावेश मतलब सजातीय है, उसकी जात एक जैसी है, जात मतलब एक जैसी प्रकृति है, धनावेश धनावेश। और अगर हम ऋणावेश ऋणावेश को लाएं तो वो भी सजातीय है, एक जैसे। तो इनके मध्य तो लगता है प्रतिकर्षण, ये दोनों आपस में एक दूसरे को विपरीत करते हैं। और अगर हम धनावेश को ऋणावेश के लाएं तो वो अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं। धनावेश ऋणावेश मतलब दोनों विपरीत है, तो विजातीय प्रकृति। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सजातीय, सजातीय सजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय, ये समझ में तो आएगा ना। विजातीय मतलब दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश। विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ये वस्तु है, इस पे धनावेश है और इस पे धनावेश है, तो इन दोनों के मध्य लगेगा वो कैसा होगा, को थोड़ा सा चित्र सही बना देता हूं मैं। तो इन दोनों के मध्य में जो लगेगा वो बनेगा प्रतिकर्षण। आप चाहें तो नोटबुक में बना सकते हैं। और एक धनावेश लिया और एक ऋणावेश लिया, तो इन दोनों के मध्य लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। और अगर थोड़े से भी पॉइंट ऐसे हैं कि समझ नहीं आए, तो कोशिश ये रहेगी, हमें इसको बार बार ऐसे पॉइंट्स को लेते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद होने लग जाएंगे। हाँ, कुछ टिपिकल टॉपिक हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा ऐसे लगते हैं कि एक बार बोल दिया, पता नहीं क्या ही बोला था। कुछ शब्द हैं वो आप बार बार सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमारा दूसरा गुणधर्म क्या है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये हो गया। अब तीसरा गुणधर्म है इसका, कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर, हमने सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश के चारों ओर
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। ये लाइन हमने दोबारा ली है, पहले भी लिखा दी है, पर यहाँ पे क्या है, एक साथ गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो सब एक साथ हम याद रहेंगे। स्थिर आवेश का हो गया। अब हम ले लेते हैं गतिशील। किसी गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? विद्युत क्षेत्र। इन सब की परिभाषा लिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये आते जाएंगे। कहीं ऐसा सोचो कि हमारे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतने ज्यादा कठिन टॉपिक भी नहीं है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया था आपकी बार, लास्ट ईयर। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है। और इसका अगला गुणधर्म है, अब देखो, अगला गुणधर्म है आवेशों का संरक्षण से। तो मैं एक हल्का सा इसका हेडिंग डाल देता हूँ, और ब्लैक कलर से डालता हूँ ये हेडिंग। इस ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं। तो ये है आवेशों का संरक्षण। ये भी इसके गुणधर्म में आता है, आवेशों का गुणधर्म। ये आवेशों का संवेग संरक्षण पढ़ा होगा 11th क्लास में, संवेग संरक्षण पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा था। तो आवेश संरक्षण नियम क्या होगा? हमने दो वस्तुओं को घर्षण किया, तो एक वस्तु से आवेश दूसरी में गया, दूसरी से इसमें आया, लेकिन आवेश ओवरऑल देखा जाए सब में, पूरे दोनों आवेशों का जो योग पहले जैसा था वही क्या रहेगा, बाद में भी रहेगा। इसका मतलब आवेश स्थानांतरण तो हो सकता है एक से दूसरे में, दूसरे से इसमें, लेकिन ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा में पढ़ते हैं ना, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। सेम तरीके से आवेश को भी हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न करने का मतलब इसको हम बना नहीं सकते कहीं से, या आवेश कहीं ना कहीं से किसी वस्तु से दूसरी से ट्रांसफर होकर ही आ सकता है, और ना इसे नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है धनावेश को ऋणावेश से मिलाया और नष्ट हो गया ना, उसमें आवेश अभी भी मौजूद है, बट लेकिन क्या है, उस पूरे निकाय का आवेश हम कह सकते हैं कि उसका जीरो है, लेकिन उसके अंदर भी धनावेश है और ऋणावेश है। तो इसमें लिख सकते हैं आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण में आवेश को उत्पन्न तथा नष्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, केवल आवेश, केवल आवेश का एक वस्तु से, आवेश का एक वस्तु से, आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण, दूसरी वस्तु में स्थानांतरण, दूसरी वस्तु में, यहाँ पे हो जाएगा स्थानांतरण, स्थानांतरण, दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण संभव है। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते, ना आवेश को हम नष्ट कर सकते, केवल आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, संभव है। जिसके कारण, अब ये ध्यान रखना, जिसके कारण क्या हो सकता है, देखो हम दो वस्तुओं को घर्षण कर रहे हैं,
तो इससे इस पे धनावेश आ सकता है, इससे ऋणावेश आ सकता है। लेकिन अगर हम दोनों वस्तुओं का देखें, दोनों वस्तु मतलब निकाय पे देखें, तो पहले जितना ही आवेश रहेगा। तो इसका मतलब संभव है, जिसके कारण स्थानांतरण हुआ है, तो जिसके कारण निकाय पर निकाय पर धनावेश, निकाय छोड़ो, निकाय नहीं, इस पे लिखना है जिसके कारण वस्तु पर, जिसके कारण वस्तु पर वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, तथा वस्तुओं का कुल निकाय, वस्तुओं का कुल निकाय। अब वस्तुओं का मतलब जितने भी हम वस्तुएं घर्षण कर रहे हैं इस वस्तु को इससे, तो उनका पूरा, जैसे संवेग संरक्षण देखा ना, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, तो घर्षण करने से पहले इन दोनों का और घर्षण करने के बाद इन दोनों का, तो वही है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी इतना ज्यादा कठिन नहीं है, वही अपने 11th क्लास जैसा ही है। वस्तुओं का कुल निकाय, निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब संरक्षित का मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगा बराबर रहता है या नियत रहता है, संरक्षित जैसे अपन पढ़ते आए 11th क्लास में, संरक्षित रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आवेशों को नष्ट तथा आवेश को उत्पन्न तथा नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके कारण वस्तु पर धनावेश ऋणावेश आ जाता है, तथा वस्तुओं का कुल निकाय का आवेश, वस्तुओं का कुल निकाय का आवेश, निकाय का कुल आवेश कैसा रहेगा, निकाय कुल निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब एक तरीके से कहा जाए समान रहता है, पहले जितना था उतना ही रहता है। अब हम अगला पॉइंट आता है इसका, आवेश का क्वांटीकरण। तो अब पॉइंट नंबर 6, आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, ये लास्ट करते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ये ब्लैक पेन से ही डालते हैं, ब्लैक से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। अगर सही नहीं दिखाई दे रहा जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, क्वांटमीकरण। अब क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेश को हमने देखो घर्षण किया, इस पे धनावेश आया, इस पे ऋणावेश आया, अब हमें ये तो पता चल गया दो प्रकार के होते हैं धनावेश और ऋणावेश, ये भी पता चल गया, किस पे धनावेश आना है किस पे ऋणावेश आना है वो भी पता चल गया, और कितना आना है, दोनों में बराबर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वो भी पता चल गया। लेकिन एक चीज का अभी पता नहीं चला कि इस वस्तु पे आवेश कितना रह सकता है, किस प्रकार से रहेगा, और कितना ट्रांसफर होगा, कितना आवेश इससे इधर जाएगा। तो उसका एक पैटर्न है, आवेश कभी भी ऐसे नहीं जाता कि पॉइंट 1 चला गया, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे नहीं जाता, एक पूर्णांक संख्या में जाता है। पूर्णांक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर जाएगा, 3 के बराबर जाएगा, कभी आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं जा सकता। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण कभी ऐसे होगा ही नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है ऋणात्मक तो इधर चला गया ना, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या पूरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा। तो आवेश का स्थानांतरण हम जब एक
पैकेट के रूप में जाता है तो उसको बोलते हैं क्वांटीकृत होके जाता है, इसको हम विविक्त बोल सकते हैं। और सतत किसको बोलते हैं? सतत मतलब जैसे हम टेंथ मैथ में पढ़ते हैं सतत वक्र, वक्र कहीं भी टूटता नहीं है तो उसको सतत। तो मतलब आवेश का स्थानांतरण सतत नहीं होता कि पॉइंटों में भी जा रहा है, पूरा कितना भी जा सकता है उसका मर्जी, ऐसा नहीं है। पैकेट्स के रूप में जाता है और वो पैकेट्स सबसे छोटा जो है आवेश वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, इसको नीचे लिख देते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण सतत रूप से, सतत रूप से ना होकर विविक्त रूप में होता है। विविक्त, विविक्त मतलब डिस्क्रीट, विविक्त रूप से होता है। अब होता कितना है? तो ये होता है Q बराबर एन ई। तो यहाँ पे आपका पहला फॉर्मूला 12th फिजिक्स का ये आ चुका है, Q बराबर एन ई, जहाँ पे n पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये याद रख लेना। और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो ये माइनस में होगा, माइनस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जब ट्रांसफर विविक्त रूप में हो रहा है तो कुल आवेश भी कितना हो सकता है? कुल आवेश को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, किसी वस्तु में कुल आवेश होता है किसी वस्तु में कुल आवेश Q बराबर NE से व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अतः किसी वस्तु, वस्तु में कुल आवेश को, वस्तु में, वस्तु में आएगा इसमें, वस्तु में कुल आवेश को Q बराबर NE से व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे Q क्या है? कुल आवेश है, और N क्या है? जहाँ पे Q कुल आवेश हो जाएगा ये कुल आवेश, और N उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करेगा। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये पूर्णांक संख्या है और ये किसको व्यक्त करेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो सकता है, या प्रोटॉन की संख्या भी हो सकता है, तो ऐसा हम नहीं लिख सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन देख रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया है। तो बेसिकली एक बार 2 मिनट का और लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में देखा, मैं रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में देखा। यहाँ पे हमने देखा कि अपनी जो स्थिर वैद्युतिकी है उसमें केवल स्थिर आवेश से रिलेटेड ही हम अध्ययन करेंगे, उसके अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करेंगे। अपने 2 चैप्टर हैं, इसमें हमने आज शुरुआत किया है फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1
जिसका नाम है विद्युत आवेश, और उसका क्षेत्र निकालेंगे। तो इसमें केवल स्थिर आवेश के बारे में ही हमने लिखा था कि इसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसका उसको कौन सी शाखा कहते हैं? स्थिर विद्युत की शाखा कहते हैं। स्थिर आवेश है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश है तो उसके चारों ओर कौन से क्षेत्र होंगे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मैंने एक एक्स्ट्रा लिखाया था, ये ऊंची हायर क्लासों में आते हैं कि त्वरित अगर गतिशील आवेश है तो वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न करता है। फिर हमने देखा कि आवेश है तो वो कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसकी एक विधि है घर्षण करके, जिसको हम घर्षण विद्युत कहते हैं। विलगित वस्तु पे धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं। अगर हम ऐसे ही दो वस्तुओं को क्या करें, परस्पर घर्षित किया जाता है, तो उनके मध्य आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। जो स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही हम जो विद्युत में होता है उसको क्या कहते हैं? घर्षण घर्षण विद्युत कहा जाता है। विद्युत में होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घर्षण विद्युत। अब हमने यहाँ पे दो एग्जांपल देखे, आप इसको याद रखना है। एक तो कांच की छड़ को हमने किससे घर्षण किया था? रेशम के कपड़े से। तो कौन सा आया कांच की छड़ पर? तो धनावेश आया। सबसे पहला उदाहरण छड़ है। छड़ धातु की होती है, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। छड़ धातु की होती है तो धनावेश आया, लेकिन सदैव नहीं आएगा। रेशम के कपड़े पे ऋणावेश आता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो हम लिखा रहे हैं वो एवोनाइट की छड़। एवेनॉइट, नॉइट, नॉइट, नॉइट नेगेटिव, ध्यान रख लेना। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। एवेनॉइट, नॉइट मतलब नेगेटिव। वैसे इसका कोई ऐसे है नहीं, मैं तरीके थोड़ा सा याद रखने के प्रयास से। तो एवेनॉइट मतलब ऋणावेश आएगा और बिल्ली की खाल पे धनावेश आएगा। इसका घर्षण का सुझाव किसने दिया? घर्षण का सुझाव दिया था कि ये जो घर्षण किए थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। और आवेश का स्थानांतरण संभव कैसे होता है? कारण क्या है? आवेश का स्थानांतरण तंत्र की तापीय ऊर्जा, जब हम दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो स्थानांतरण तब होता है, उनके मध्य जो ताप में वृद्धि होती है उससे ऊर्जा बढ़ जाती है जो स्थानांतरण कर देता है। अब हमने देखा कि आवेश के गुणधर्म। सबसे पहले आवेश के गुणधर्म। आवेश दो प्रकार के, ये लिख लिया हमने, धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद देखा कि सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो धनावेश धनावेश है तो प्रतिकर्षण। अगर मैं इनके जगह ऋणावेश ऋणावेश लिख दूं तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर मैं अलग अलग लिख देता हूँ, एक धनावेश और एक ऋणावेश, तो क्या होगा? आकर्षण। ये हो गया। इसके बाद हमने देखा स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश के चारों ओर दोनों क्षेत्र। ये याद रखना है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने एक और अच्छा उदाहरण देखा था, जैसे संवेग संरक्षण वगैरह हम पढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण पढ़ते हैं, ऐसे ही आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण मतलब जैसा पहले आवेश है उतना ही बाद में होना चाहिए, चाहे उनके मध्य घर्षण कराएं चाहे उनके मध्य कुछ भी कराएं। यह आवेश संरक्षण कहता है। मतलब आवेश को ना तो नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। तो ये आवेश संरक्षण। कुल निकाय निकाय का, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ये वाली। तो इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि एक और विशेषता थी कि आवेश का जब हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, तो वो एक सतत नहीं होता। एक तरीके से ऐसा नहीं होता कितना भी भेज सकते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक ही होता है, पूर्ण गुणन होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। तो विभक्त रूप से होता है, तो Q बराबर NE। ध्यान रखना, ये लिखना जरूरी है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब भिन्नात्मक संख्या नहीं है ये। भिन्नात्मक मतलब आधी, 1/2, 1/4, ऐसा नहीं है। या तो 1, 2, 3 ऐसे ही हो सकता है। इसका मैं लिख भी देता हूँ। तो ये 1, 2, 3 ऐसे हो सकता है। ये माइनस में भी हो सकता है, +-1, +-2, +-3 पूर्णांक होगा। तो इस तरीके से ये हो सकता है। फिर अगर हम कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश को किससे व्यक्त कर सकते हैं? Q बराबर NE से। तो आज तक हमने ये पढ़ा, कल हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसी प्रकार से हम ये चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। धीरे धीरे करते करते अपना एक चैप्टर 12th के लिए तैयार कर लेंगे। और जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करके रिवीजन पे ध्यान देना है। जितना रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे एग्जाम में लिखने की, प्रैक्टिस करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्लास को रेगुलर देखते रहिए, और अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देख लीजिए। ये वीडियो रिकॉर्डेड है,
आप इनको कितनी भी बार कभी भी देख सकते हो। ठीक है। ओके।